16 सितंबर 1992 जॉर्ज सोरस नामी बंदे ने एक दिन में $1 बिलियन बनाया। $1 बिलियन इसने कैसे बनाए? बैंक ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड की हुकूमत के अपोजिट डायरेक्शन में बैठ करके, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड की हुकूमत उस वक्त चाहती थी कि पाउंड स्ट्रांग हो और इसने पाउंड को शॉर्ट कर दिया और पूरी हुकूमत और पूरे इंग्लैंड के बैंक्स भी पाउंड को गिरने से बचा नहीं सके। और आप देखें कि ये शख्स क्या इतना स्ट्रांग था या क्या इसकी ऐसी स्ट्रेटजी थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड उस वक्त फाइनेंशियल मार्केट का इस तरह से हक था, जैसे आजकल हम सुनते हैं शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या वॉल स्ट्रीट को जैसे समझते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, यूएस सेशन ओपन होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसकी रीजन ये है कि उस वक्त में ज्यादा पैसा या ज्यादा मनी वॉलेटाइल मार्केट में लिक्विडेट हो रही होती है, मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही होती है। सेम उस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड और लंदन उस वक्त तमाम फाइनेंशियल मार्केट का हब समझा जाता था, लेकिन इस एक शख्स ने पूरी मार्केट को हिलाकर रख दिया। इसके अलावा हम दो और ट्रेडर्स की स्टोरी भी इसमें पढ़ेंगे। दूसरा ट्रेडर मैथमेटिशियन था, मैथ समझ के, हम शायद मैथ को इतना जरूरी ना समझते हो, लेकिन वो मैथमेटिशियन था। मैथ के उसने कुछ फार्मूलास लगा के ऐसी रिस्क मैनेजमेंट बनाई कि उसने मतलब एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया और बहुत से लोग उस वक्त हैरान रह गए कि यार इस तरह से भी प्रॉफिट बना जा सकता है। एक और जैपनीज ट्रेडर जो बच्चा, बजाय आप कह लें 17-18 साल का, क्या बच्चा ही उसे हम कहेंगे, $13,000 से उसने चंद ही महीनों में एक रूम में बैठ करके $150 मिलियन बनाए। $150 मिलियन एक मामूली से बच्चे ने। अब इन तीनों की स्टोरीज को हम बारी बारी समझेंगे। सबसे पहली स्टोरी है जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस ने सबसे पहले किया क्या कि इंग्लैंड में एक रूल था, या आप कह लें कि इंग्लैंड की एक मजबूरी थी कि उन्होंने पाउंड को स्ट्रांग रखना ही रखना था। जर्मनी के साथ उन्होंने पाउंड को हेज किया हुआ था। एक उनका एग्रीमेंट था यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, जिसको आप कह लें कि ERM भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सिंपल वर्ड में ये कि उन्होंने पाउंड को स्ट्रांग रखना ही रखना था हर सूरत में, अदरवाइज उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो सकती थी। अच्छा, अब इस दौरान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा थे और इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही थी। इस दौरान में जॉर्ज सोरोस ने ये देख लिया कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है। वो चूंकि उसको अंदर की खबरें और सब कुछ पता चल गया, आम बंदे और आम जो छोटा मोटा इन्वेस्टर था उसके माइंड में यही हुकूमत ने बनाया हुआ था कि भाई इकोनॉमी सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा पाउंड खरीद रहे थे, पाउंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इसके बाद आता है 16 सितंबर 1992 का दिन, जिसे ब्लैक मेंस डे भी कहते हैं। उस दिन में जॉर्ज सोरोस ने अपने जितने भी इन्वेस्टर थे, चूंकि ये हेज फंड की पूरी इसकी कंपनी थी, इसने अपने सारे इन्वेस्टर्स को कहा कि आज अपने पैसे दे दो मुझे। आज मतलब इसने कोई $10 बिलियन का फंड इकट्ठा किया और पाउंड को जाकर के शॉर्ट कर दिया। अब इस दौरान में इसका एक पार्टनर था, स्टैनले उसका नाम था, उसने इसको कहा आर यू श्योर सोरोस, और इसने उसे जवाब दिया गो फॉर द जगलर, मतलब ये कि आज तो मार्केट को कत्ल कर देना है मैंने, इस तरह से इसका वो रिएक्शन था। और इसने शॉर्ट कर दिया उस वक्त पाउंड को, और हुकूमत उस दिन बचाने की कोशिश करती रही। हुकूमत को समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट पहले 5% बढ़ाया, फिर 10%, फिर 12% और फिर 15% भी बढ़ा दिया। और ये सब कुछ देखकर लोग पागलों की तरह पाउंड खरीदने लगे। अब यहाँ पे एक ये बात समझने की कोशिश करनी है हमने कि इसने सेल किया, शॉर्ट किया $10 बिलियन का। अच्छा, हुकूमत जो लोगों से इन्वेस्ट करवा रही थी, कोई 10 मिलियन, कोई 500 मिलियन, कोई 100 मिलियन, कोई 1 बिलियन, कोई 2 बिलियन इन्वेस्ट जाहिर कर रहा था, उसका पाउंड खरीद रहा था और इसकी पोजीशन साइज बहुत बड़ा। उसकी वजह से मार्केट क्रैश होती रही मुसलसल, और जो लोग छोटी मोटी तादाद में खरीदते रहे वो इसको प्रॉफिट आता रहा। और पाउंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड की स्टॉक मार्केट और इंग्लैंड की करेंसी उस वक्त बुरी तरह से एक दिन में क्रैश कर गई और उसने एक दिन में $1 बिलियन बनाए। अब इस स्टोरी में सीखने वाली बात यह है कि जो हम मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेक्निकली ठीक है, मार्केट को देखें, सब कुछ करें, लेकिन फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कौन से फंडामेंटल्स कि जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं मार्केट में। इन दिनों आपने स्पेशली जो ईरान USA इसराइल वॉर हुई है, इसके बाद आपने देखा होगा कि ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये जिस तरीके से पैसे कमा चुके होते हैं, उस तरीके से पैसे कमाने के बाद ये उसको पॉपुलर ओपिनियन बना देते हैं। ये उसी खबर को जिससे इन्होंने पैसे ऑलरेडी कमा चुके होते हैं, उसको आम पब्लिक में बिल्कुल आप कह लें कि पॉपुलर कर देते हैं कि अब
अब हम कमा चुके हैं, अब आम आवाम पागलों की तरह टूटेगी और उसको हम पूरी तरह से ट्रैप करेंगे। यहाँ पर भी वही हुआ, आम आवाम के सामने या सोशल मीडिया या मीडिया पे आपके सामने जो आ रहा होता है वो बाज़ औक़ात वो नहीं होता जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं पीछे। तो फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फंडामेंटल्स किस तरह से काम करते होते हैं, जो बिल्कुल हर बंदे की जबान पे जो बात होती है एक्चुअली वैसा नहीं होता। दूसरे नंबर पे जिम सिमंस है। जिम सिमंस एक अमेरिकन मैथमेटिशियन था। अब इसका काम था वर्ल्ड वॉर के दौरान में जो रशियन कोर्ट्स थे उनको ब्रेक करना। आप कह लें कि जिस तरह से आजकल के दौर में हैकर्स होते हैं, की जॉब्स होती हैं कि दुश्मनों की हैकिंग को रोकना और दुश्मन के साइबर अटैक्स और उन सबको रोकना, ये भी इसी टाइप का एक बंदा था। उसमें चूंकि मैथ्स का और मैथ के फार्मूलाज का वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये भी इसी टाइप का बंदा था। अब इसने 45 साल की उम्र में ये जाकर के सोचा कि यार मैं जो इतनी बड़ी जंगों के कोर्स को ब्रेक कर रहा हूँ तो क्यों ना मतलब मैं मार्केट पर ये सब कुछ जाकर के अप्लाई करने की कोशिश करूं। अब 45 साल की उम्र में इसको एक पागलों वाला आइडिया आया कि यार मैं इतनी बड़ी जंग के दौरान में रशिया के कोर्स को ब्रेक कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं मार्केट पे ये सब फार्मूलाज और ये सब कुछ अप्लाई करके देखूं। तो इसने एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम बड़ा मुश्किल है, रेनाइसेंस टेक्नोलॉजी नाम रखा है इसने उस कंपनी का। और उसके बाद इसने उस कंपनी में फिजिक्स में पीएचडीज करने वालों को हायर किया, मैथमेटिशियंस को हायर किया, एस्ट्रोनॉमर्स को हायर किया। उसके बाद इसने आप कह लें कि इवन के ब्लैक होल पर रिसर्च करने वाले लोगों को भी हायर किया। अब ये आपको आगे जाकर पता चलेगा कि ये सब वो बैकग्राउंड रखने वाले लोग थे कि जिनका फाइनेंशियल मार्केट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। अब इसके बाद इसने इस कंपनी के तहत मेडेलियन फंड बनाए और मेडेलियन फंड ने आप कह लें कि उन लोगों ने जिनका कोई फाइनेंशियल मार्केट से ताल्लुक नहीं है, ये इसकी कंपनी में हेड थे या आप कह लें अच्छी पोजीशंस में थे, इन लोगों ने 20 साल तक 66% का फिक्स रिटर्न दिया। मतलब ये बात मानने वाली इस तरह से नहीं थी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर या बहुत बड़ा ट्रेडर वारन बफे उसकी कंपनी भी 20% सालाना रिटर्न दिया करती थी और ये 66% रेगुलर रिटर्न देना शुरू कर दिए। अब उसके पीछे इनकी स्ट्रेटजी, वैसे तो ये स्ट्रेटजी किसी को भी नहीं पता और ना आज तक मंजरे आम पर आई है कि इनकी स्ट्रेटजी एक्चुअली क्या थी। मतलब आप कह लें कि इवन के इन्होंने एक एक्स एम्प्लॉय पे लॉ सूट फाइल कर दिया, उस पे केस कर दिया कितने का, $100 मिलियन का, कि उसने कुछ स्ट्रेटजीज इनकी लीक, मतलब इतना ये उस मामले में सीरियस थे। और इवन के 2005 के बाद इन्होंने बाहर के किसी भी इन्वेस्टर्स के पैसे लेने से इनकार कर दिया। मतलब इन्होंने अपनी कंपनी पे पाबंदी लगा दी कि अब के बाद हम किसी भी बाहर से इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं लेंगे। जो हमारे टीम मेंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं का पैसा री इन्वेस्ट होगा या इस कंपनी या इस फंड के तहत वो इन्वेस्ट किया करेंगे। 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पूरी दुनिया की ऐसी तैसी फिर गई, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की बुरी हालत हो गई। उस दौरान में 88% इन्होंने ईयरली रिटर्न दिया। अब ये बहुत बड़ा रिटर्न था। अब स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। अब स्ट्रेटजी वैसे तो क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो एक इनका मेंबर उसने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, अब उससे एक बात सामने आई कि इसने ये रिसर्चर्स और मैथमेटिशियंस और इस टाइप के लोगों को क्यों हायर। मतलब उसका ये मानना था कि यार इमोशनल बंदा ना एक मतलब एट द एंड वो लॉस करता है और वो फिक्स्ड रिटर्न नहीं देता। इसने क्या किया, इसने ये फार्मूला डिकोड करने की कोशिश की या इस तरह की आप कह लें कि मार्केट में फ्रॉड ढूंढने की कोशिश किया। जैसे फर्ज कर लें एक जुएबाज है, वो 100 बेट करते हैं आपस में, दो लोग हैं 100 बेट कर। अब एक बंदे को 1% भी कोई उसमें फ्लॉ पता चल गया या 1% भी उसका ऐसी उसकी बात पता चल गई कि जो दूसरे बंदे पे हावी हो सके, तो वो 1% भी उसको 100% उस गेम में जिता देगी। तो इन्होंने भी क्या किया कि वो रिसर्चर्स वगैरह इसलिए हायर किए कि इन्होंने रिपीटिंग पैटर्न्स ढूंढ, इन्होंने एल्गोरिदम्स बनाए कि जो मार्केट में देखें कि मार्केट में कौन से पैटर्न्स बार बार आते हैं, किस टाइप की न्यूज आती है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, किस टाइम पे, किस स्पेसिफिक टाइम पे किस तरह की मार्केट्स में मूव्स होती हैं। अब वो हजारों किस्म की मूव्स को इन्होंने टेस्ट किया, लाइव मार्केट में टेस्ट किया और रिसर्च की और उसके बाद कुछ एल्गोरिदम्स डिजाइन की। अब वो एल्गोरिदम आप कह लें कि कभी ज्यादा रिटर्न देते हैं, कभी फिक्स रिटर्न देते हैं, लेकिन उस पे इतनी इनकी रिसर्च हुई है। रिसर्च की बेस यही है कि किस टाइप की न्यूज आती है, मार्केट किस तरह का रिटर्न देती है, किस टाइम पे ओपन होती है, तो किस तरह से फलां मुल्क में जंग होती है, कुछ होती है तो मार्केट किस तरह से रिटर्न देती है। तो
एक्चुअली इनकी स्ट्रेटजी एल्गोरिथम बेस्ड, और इसमें चूंकि एल्गोरिथम बेस्ड है और इमोशंस नहीं है, ह्यूमन ट्रेड नहीं करता, तो उसका एक फिक्स वो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब आम बंदे को अगर किसी न्यू बिगनर ट्रेडर को कहे यार 66%, तो वो कहे यार इतना तो मैं महीने में निकालना चाहता हूँ। नहीं, जब आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुताबिक ईयरली रिटर्न देखेंगे तो 66% बहुत ज्यादा रिटर्न। तो ये असल स्टोरी है, और इस स्टोरी का नतीजा क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि वो जो फिक्स काम कर रहे हैं, अगर वही फिक्स काम हम रिस्क मैनेजमेंट कोई ऐसी डिजाइन कर लें कि हमने ये रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली फॉलो करनी है और इसी के मुताबिक हम लेकर चलेंगे, और फिर एक अपना एक एज बना लें। एज से मुराद ये कि हमने इस टाइम पे ट्रेड करनी है, इन पैटर्न्स को देखकर ट्रेड करनी है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। इसके अलावा दुनिया जाए भाड़ में, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि एल्गोरिथम से इस तरह से करते हैं, और जो गलती हम कर रहे हो उसको ठीक करने की कोशिश। अब तीसरे नंबर पे है जैपनीज लड़का तकोशी कोतेगावा। अब ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। उसकी रीजन ये है कि पहले आपने हेज फंड का सुना, फिर एक बहुत बड़ा कोडर था, उसकी भी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। ये क्या था कि ये सिंपल ट्रेडर था, आपकी तरह मेरी तरह, और इससे भी बढ़कर ये कि ये एक सिंपल जापान का शहर टोक्यो का एक सिंपल सा आप कह लें कि घर का एक बेडरूम, और बेडरूम में कोई गलत काम नहीं हो रहा, बेडरूम में एक ये लड़का बैठा हुआ था और बैठ करके ट्रेड कर रहा था, और ट्रेड भी नहीं कर रहा था बल्कि ट्रेडिंग सीख रहा था, और साल 2 साल तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडिंग सीखता रहा। और फिर इसने जमा किए $13,000, ये नहीं कि जो इसकी पॉकेट मनी थी, पॉकेट मनी जमा की, उसके बाद ये ट्रेडिंग सीखता रहा, और ट्रेडिंग मतलब आप कह लें इन 2 साल में इसने मुसलसल ट्रेडिंग सीखी, सिर्फ, और कुछ नहीं किया। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग डायरेक्ट प्रॉफिट के पीछे भाग, आप प्रॉफिट को अपना मकसद बना दे। जब मकसद ये हो कि भाई हमने काम से इश्क करना है, या हमें काम आना चाहिए, काम अच्छे तरह से हमें आता हुआ तो पैसे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, इसका ये मकसद था। अब इसने किया क्या, पहले इसने ट्रेडिंग अच्छी तरह से सीख ली, फिर डेली ये कंपाउंडिंग करता रहा, और फिर उससे भी बढ़कर ये कि इसकी जो असल स्ट्रेटजी थी, जो ये बताता भी है, वो ये कि मेरा असल काम ही ये था कि स्ट्रेटजी सीखने के बाद मैंने इस बात पे काम किया कि भाई मैंने जल्दी लॉस को कलेक्ट करना है और प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। प्रॉफिट को जितना ज्यादा मैं होल्ड कर सकता हूँ करूंगा। और ये भी एक तरह से आप कह लें कि एक तरह से डे ट्रेडर था, कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए ये अपनी ट्रेड्स को होल्ड नहीं रखता था। अब 2000 में इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की, 2001 में $1,08,000 ये बना चुका था 13,000 से, यानी कि ये ऑलमोस्ट कोई 8 गुना बनता है। उसके बाद 2003 में ये ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन तक बना चुका था, ये 22 साल का हो चुका था, और 22 साल में ये मिलियनर बन चुका था। फिर 2004 में 6 मिलियन, 2005 में 30 मिलियन, और 2005 में तो हिस्ट्री बना। हिस्ट्री कैसे बना दी कि हुआ ये कि एक ब्रोकरेज था, ब्रोकरेज में एक कंपनी ने लिस्ट होना था, कंपनी का नाम था जेकॉम, और जो ब्रोकरेज था उसका नाम था मिजो सिक्योरिटी। अब इसने किया क्या हुआ, एक्चुअली क्या कि वो कंपनी वहां पे लिस्ट होनी थी, और कंपनी की लिस्टिंग में एक गलती हो, वो गलती इतना बड़ा ब्लेंडर था, और वो 10 से 15 मिनट के लिए हुई। वो ब्लेंडर ये था कि एक जिस शेयर की कीमत थी 6,10,000 USD थी, उन्होंने उसको जस्ट ₹1 में लिस्ट कर दिया। गलती, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था। अब पूरी दुनिया को ये पता चल गया, पूरी दुनिया को नहीं, जापान को, सबको पता चल गया यार ये गलती हुई है। अब थे वो 10-12 मिनट, अब सब ये कह रहे थे कि यार ये गलती हो गई है, अगर हम ये खरीदेंगे भी ये, यानी कि ₹1 में ये सारा मतलब वो 6 लाख पूरे शेयर्स जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर, 17 मिलियन, 20 मिलियन डॉलर रकम थी, वो $1 में, या एक छोटी सी उसमें अमाउंट में वो मिल। अब पूरी दुनिया देखती रही, सोचती रही कि क्या करें ना करें, कहीं ब्रोकरेज हमारी ट्रेड ही रिवर्स ना कर दे, हमारा ऑर्डर ही एक्सेप्ट ना कर दे, इस तरह की। अब ब्रोकरेज को उन 10-12 मिनटों में पता ही नहीं चला। इस दौरान में आकर किसी ने बताया, इसने क्या किया कि 8-9-10 मिनट में डिसीजन लिया, 11वें मिनट ने इसने वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, वो सारे ऑर्डर्स अब खरीद लिए, वो इसके पास आ गए, वो उन्हें देने पड़े ऑर्डर, बल्कि आ गए। इस दौरान में उन्हें पता ही नहीं था कि ये हम गलती कर चुके हैं। जब तक उन्हें पता चलता उससे पहले ये वो ट्रेड बुक कर चुका था, और वो मतलब इसको सारा प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद उन्होंने इस पे केस भी किया, लेकिन इसने कहा कि भाई मैं तो पहले एग्जीक्यूट कर चुका था, मेरे पास प्रॉफिट भी आ चुका है। तो टेक्निकली जापान की कोर्ट ने इसके हक में फैसला दिया, और बल्कि इसने एक और बात भी कही कि वो पैसा जो है ना, आधे से ज्यादा मैं चैरिटी भी कर चुका हूँ, और वो पैसा कमाना मेरा मकसद ही नहीं था। तो जब इसने ये बात की, तो इसके बाद वैसे भी कोर्ट ने इसके हक में फैसला ही देना था। वो इसलिए कि कोर्ट ये समझती थी कि यार मतलब कि ये कोई केस ऐसा बनता था चोरी का, या तो कोर्ट भी इसके बाद मजबूर हो गई। बहरहाल इसमें लर्निंग्स कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک دن میں اتنا بڑا ٹریڈر نہیں بنا. اس نے پہلے 2 سال سیکھا اور 2 سال ٹریڈنگ نہیں کی, ٹریڈنگ سیکھی پھر اس کے بعد اس نے کمپاؤنڈنگ, پھر اس کے بعد یہ چھوٹا لاس لے لیتا تھا اور بڑے پروفٹ کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرتا. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ جب آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایسی بڑی اپرچونٹیز ملتی ہیں. اتنی بڑی چھلانگ لگانے کی البتہ کوشش نہیں کرنی چاہیے, لیکن بڑی بڑی اپرچونٹیز ملتی ہیں آپ کو ہر پروفیشنز میں. تو سیکھنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا آپ ایسی بڑی اپرچونٹی کے لیے ریڈی ہیں کہ نہیں. کیا ریڈی صرف پیسوں سے ہوا جاتا ہے؟ نہیں, پریکٹس سے ہوا جاتا ہے, سیکھنے سے ہوا جاتا ہے. اور لرننگ ایک ایسا پروسیس ہوتی ہے, اور اس میں جب کوئی لالچ نہ ہو, جب آپ لالچ لے آتے ہیں یا فیئر لے آتے ہیں یا کوئی بھی ایموشنز اس میں انوالو کر دیتے ہیں, وہ آٹومیٹیکلی وہ آپ کہہ لیں از اکول ٹو ہو کے کراس ہو جاتا. تو یہ برحال 3 سٹوریز تھیں آپ کے سامنے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, بڑی اس پہ ویڈیو پہ محنت لگی ہے. کمنٹ میں آپ لوگ بتانا ہے کہ کیسے آپ کو لگی. شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں. اور اگر آپ نے اس طرح کی مزید چیزیں سیکھنی ہیں تو ڈسکارڈ کا لنک ہوگا ڈسکرپشن میں, وہ لازمی جوائن کر لیں, جہاں پہ آپ کو سگنلز بھی دیے جائیں گے, فنڈامنٹلز بھی بتائے جائیں گے, اور فری میں یہ سب کچھ ملے گا. اللہ